सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। चलो जानते हैं बहुपदों के बारे में। बहुपद यानी कि बहुत सारे पद। तो चलो मैं एक यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ। 10 गुणा x की घात 7 ऋण 9 गुणा x की घात 2 धन 15 गुणा x की घात 3 और धन 9। तो ये एक बहुपद है या बहुत सारे पद है। अब ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे होने चाहिए, तो वो कितने होने चाहिए, वो कितने भी हो सकते हैं। तो दूसरा उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पे समझो कि 9 गुणा a की घात 2 ऋण 5। और एक और उदाहरण लेता हूँ मैं। समझो कि 6, सिर्फ 6, एक संख्या, एक अचर, ये भी एक बहुपद है। और मैं यहाँ कुछ भी लूँ। समझो कि 7 गुणा y का वर्ग ऋण 3y धन पाई, ये भी एक बहुपद है। तो ये तो उदाहरण हो गए बहुपद के। अब ऐसा भी तो तुम्हें उदाहरण देना चाहिए जो बहुपद नहीं है। तो चलो मैं देता हूँ। अब देखो यहाँ जो घात है, ये जो 7 है, अगर इस घात को मैं बदल दूँ ऋण 7 से, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 10 गुणा x की घात ऋण 7 ऋण 9 गुणा x की घात 2 धन 15 गुणा x की घात 3 धन 9। ये जो है ये यहाँ बहुपद नहीं है। अब तुम कहोगे यहाँ बहुत सारे पद तो हैं, तो ये बहुपद होना चाहिए। लेकिन बहुपद होने के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो ऋणात्मक घात है वो नहीं चलेगी। हमें जो घातें हैं हर एक पद की, वो धनात्मक ही होनी चाहिए। तो तुम देख रहे हो यहाँ मैंने जितने भी बहुपद लिए हैं उनमें से किसी की भी घात ऋणात्मक नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये जो 9 है इसकी तो कोई घात ही नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये 9 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 1, और 1 को तो हम लिख सकते हैं x की घात 0। तो यहाँ जो है ये पद, यहाँ जो चर है x, इसकी घात है 0। और उसी तरह यहाँ भी ये है 5 गुणा x की घात 0, और ये भी है 6 गुणा x की घात 0, और ये भी है पाई गुणा x की घात 0। तो ये सारे बहुपदों में जो x है, जो हमारा चर है, उसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तभी ये बहुपद कहलाते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो है हमारा 10 गुणा x की घात 7, ये है हमारा एक पद। यहाँ पे ये जो है ऋण x की घात 2, ये भी है हमारा एक पद। ये जो है धन 15 गुणा x की घात 3, ये भी है हमारा एक पद। और ये 9 गुणा x की घात 0 या सिर्फ 9, ये भी है हमारा पद। तो ये कहलाते हैं पद। और ये जो यहाँ संख्याएं हैं जो x के पद के साथ गुणा की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है हमारे पास 10, यहाँ पे हमारे पास है 9। दरअसल इसे हम ऋण 9 कहेंगे कि x के पद के साथ, x की घात 2 के साथ ऋण 9 को गुणा किया गया है। यहाँ है हमारे पास 15 धन 15, और यहाँ है हमारे पास 9। तो ये संख्याएं जो x के पद के साथ गुणा की गई हैं, इन्हें हम कहते हैं गुणांक। ये कहलाते हैं गुणांक। जो संख्याएं x के पद के साथ गुणा की गई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं गुणांक। अब यहाँ तुम देख रहे हो कि हर एक पद किस प्रकार से है। हर एक पद में हमारे पास एक गुणांक है जो गुणा किया गया है x की कुछ तो घात से। तो हर एक पद में हमारे पास सबसे पहले होता है एक गुणांक जो गुणा किया जाता है x की कोई तो एक घात से। समझो कि n, जहां ये जो n है, ये जो घात है, ये जो घात है हमारी, ये ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये जो घात है ये दरअसल होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये होनी चाहिए एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या या फिर पूर्ण संख्या।
मैं एक उदाहरण देता हूँ तुम्हें यहाँ। समझो कि अगर यहाँ पे ये जो 2 था इसकी वजह हमारी घात होती आधी, तो ये होता 9 गुणा a की घात 1/2 ऋण 5। तो यहाँ पे जो a की जो घात है वो धनात्मक तो है पर पूर्ण नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं कहलाता है। मैं यहाँ एक और चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास होता 9 गुणा a की घात a ऋण 5, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्या? क्योंकि यहाँ जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ ये एक चर है a। यहाँ होना चाहिए एक अचर, एक पूर्ण अचर, तो ही होता है वो बहुपद। चलो कुछ और जानते हैं बहुपद के बारे में। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो बहुपद है इसमें सिर्फ एक ही पद है, एक ही पद है। ऐसे बहुपद को हम कहते हैं एक पदी। ऐसे बहुपद जिसमें एक ही पद हो उन्हें हम कहते हैं एक पदी। एक और उदाहरण मैं तुम्हें यहाँ देता हूँ। समझो कि हमारे पास है 10 गुणा z की घात 15, या फिर समझो कि पाई गुणा b की घात 5। तो ये सारे बहुपदों में हमारे पास सिर्फ एक ही पद है, तो इन्हें हम एक पदी भी कहते हैं। अब तुम देख रहे हो कि ये वाला जो बहुपद है यहाँ पे हैं 2 पद, तो 2 पद वाले बहुपदों को हम कहते हैं द्विपद। जिन बहुपदों में 2 पद हो उन्हें हम कहते हैं द्विपद। एक और उदाहरण मैं तुम्हें दूं तो यहाँ पे समझो कि 3 गुणा y की घात 3 धन 5y, ये भी एक द्विपद है। अब तुमने पहचान ही लिया होगा कि यहाँ पे हमारे पास हैं 3 पद, यह है 1, यह है 2, यह है 3। तो 3 पद वाले बहुपदों को हम कहते हैं त्रिपद। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उन्हें हम कहते हैं त्रिपद। मैं और आगे बात करना चाहूँगा बहुपद के घात के बारे में, कि किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। अब तुम कहोगे कि घात तो दरअसल इन पदों की थी, यहाँ पे इस पद की घात है 7, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 0, तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है सबसे ऊंची घात के। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो बहुपद है इसमें जो सबसे ऊंची घात है वो है 7, तो हम कहेंगे कि ये जो बहुपद है ये 7 घात की बहुपद है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो द्विपद है, ये द्विपद में जो सबसे ऊंची घात है वो है 2, तो हम कहेंगे कि ये 2 घात वाला या द्विघाती द्विपद है। और ये है 3 घातीय द्विपद। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पाई गुणा b की घात 5 है, ये एक पदी है, एक पदी है 5 घात वाली। और ये 10 गुणा z की घात 15, ये है एक पदी 15 घात वाली। ये है एक पदी 0 घात वाली। और ये एक त्रिपद है जिसकी सबसे ऊंची घात है 2, तो ये 2 घात वाली त्रिपद है, या इसे हम द्विघाती त्रिपद भी कहते हैं। तो ये होती है बहुपद की घात। एक और बात तो मैं बताता हूं कि बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। किसी भी बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? अब सामान्य रूप वह होता है जहां पे हम बहुपद को लिखते हैं सबसे ऊंची घात के पद से शुरू करते हुए सबसे नीचे की घात के क्रम में। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि सबसे ऊंची घात वाला पद है 10 गुणा x की घात 7। इसके बाद यहाँ दिया गया था 2 घात वाला पद, लेकिन इसके बाद 7 के बाद जो घात आएगी वो आएगी ये 3। तो मैं अगला पद ये लिखूंगा, तो ये होगा धन 15 गुणा x की घात 2। इसके बाद आएगा ये पद जिसकी घात है 2, तो ये आएगा ऋण 9 गुणा x की घात 2। और हमारा जो आखिरी पद होगा वो होगा ये धन 9। अब इसे धन 9 लिखूं या 9 गुणा x की घात 0 लिखूं, ये एक ही बात है। तो ये होता है किसी भी बहुपद का सामान्य रूप। तो अब इस वीडियो में हमने बहुपदों के बारे में बहुत कुछ जाना। ये शुरू में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जब तुम बहुपद के बारे में पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ मिलेंगी। तो अगर तुम्हें इनके बारे में अच्छे से पता है तो तुम्हें बहुपद बहुत अच्छे से समझेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम किसी भी 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि एक पूर्णांक a बटा दूसरा पूर्णांक b। तो इसे अगर हमने 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख दिया तो ये हुई एक परिमेय संख्या। तो सीधी सी बात है कि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो तो परिमेय होंगी ही। तो चलिए एक उदाहरण लेता हूं मैं यहाँ पे।
सबसे पहला नंबर हमारी गिनती का एक। एक जो है इसे हम 1/1 दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हुई एक परिमेय संख्या। इसे हम और भी तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे कि ऋणात्मक 2 बटा ऋणात्मक 2, ये भी दो पूर्णांकों का अनुपात है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 10,000 बटा 10,000, तो भी ये दो पूर्णांकों का अनुपात है और बराबर है 1 के। तो एक हुई एक परिमेय संख्या। चलिए एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लेता हूं मैं, जैसे कि ऋणात्मक 7। अब ऋणात्मक 7 को हम ऋणात्मक 7 बटा 1 लिख सकते हैं, जो कि दो पूर्णांकों का अनुपात है। तो ये हुई एक परिमेय संख्या। ये बराबर है 7 बटा ऋणात्मक 1 के भी, या फिर इसे हम ऋणात्मक 14 बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो तरह तरह से हम इसे दर्शा सकते हैं दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में। हर तरह से ये साबित होगा कि ये है एक परिमेय संख्या। तो चलो इतना तो साबित हो गया कि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय हैं। लेकिन ऐसी संख्याओं का क्या जो पूर्णांक नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही, दशमलव संख्याएं। तो चलिए मैं एक दशमलव संख्या लेता हूं यहां पे, 3.75। अब 3.75 को हम लिख सकते हैं, ये बराबर है 375 बटा 100 के। तो ये तो दो पूर्णांकों का अनुपात हो गया। तो ये दशमलव संख्या भी हुई एक परिमेय संख्या। इसे हम 2 से गुणा कर देते हैं अंश और हर को, तो यहां हो जाएगा ये 750 बटा 200, जो दो पूर्णांकों का अनुपात है। तो ये दशमलव संख्या भी हुई एक परिमेय संख्या। अब मैं आपको एक अलग तरीके की दशमलव संख्या देना चाहता हूं। देखिए जरा, 0.333 और ये अपने आप को दोहराती रहे। अब ऐसी दशमलव संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव, जो अपने आप को दोहराते रहते हैं, ये कभी नहीं रुकते, ये चलते ही जाते हैं। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, 0.3 अपूर्णांक, जहां पे ये चिन्ह ये दर्शा रहा है कि 3 रुकता नहीं है, चलते ही जाता है, अपने आप को दोहराते रहता है। तो ऐसे आवर्ती दशमलवों का क्या, ये क्या होते हैं? ये परिमेय संख्याएं होते हैं या नहीं? तो अगर तुम थोड़ा सोचो तो 0.3333 तो दरअसल 1/3 होता है, 1/3, क्योंकि जब 1/3 किया जाएगा तो हमें मिलेगा 0.333। तो ये तो दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है। तो ये आवर्ती दशमलव भी होते हैं परिमेय संख्याएं। एक और उदाहरण देता हूं मैं, 0.666 और ये चलते जाएंगे। इसे हम 0.6 अपूर्णांक भी लिख सकते हैं। और 0.66666 तो दरअसल 2/3 होता है, जो दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है। तो आवर्ती दशमलव भी होते हैं परिमेय संख्याएं। अब तुम कहोगे इतनी सारी परिमेय संख्याएं हो गई, यानी सारी की सारी संख्याएं क्या सिर्फ परिमेय होती हैं? जी नहीं, हमारे पास अपरिमेय संख्याएं भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिन्हें हम a/b दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि गणित की सबसे प्रसिद्ध संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रही कुछ प्रसिद्ध अपरिमेय संख्याएं। जी हां, यहां पे हमारे पास है पाई, एक वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात, जो हम जानते हैं ये 3.14159, ये चलते ही जाता है, ये कभी नहीं रुकता और ना ही अपने आप को दोहराता है। ऐसे दशमलवों को हम कहते हैं अनावर्ती दशमलव। ये ना तो कभी रुकते हैं, ना तो कभी अपने आप को दोहराते हैं, और इन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। और भी हैं ई, प्राकृतिक लघुगणक का आधार 2.7182818, ये चलते ही जाता है, ना तो कभी रुकता है, ना तो कभी अपने आप को दोहराता है। 2 का वर्गमूल, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। फी, स्वर्ण अनुपात, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो कुछ प्रसिद्ध खास संख्याएं हैं जो कि अपरिमेय होती हैं, जबकि ज़्यादातर संख्याएं तो परिमेय होती हैं। मैं कहूँगा नहीं, हमारे पास सच बताऊं तो अनगिनत परिमेय और अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं। मैं देखो इसे कैसे साबित करता हूं।
तुम मुझे कोई भी दो संख्याएं दे दो। समझो तुम मुझे दे रहे हो 2 और 3, ये दो संख्याएं हो गई। इनके बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। देखो मैं खुद से अभी एक बनाता हूं। 2 और 3 के बीच में हमें एक संख्या चाहिए, तो मैं लेता हूं 2.13 133 1333 13333, ये चलते ही रहेगा। तुम देख रहे हो कि ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को कभी नहीं दोहराएगा, तो इसे हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो ये हुई एक अपरिमेय संख्या। ऐसी अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब हमें पता चल गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। Bismillah, telekovid ka na rin. Yan na. Alam. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पुष्पा झा, आपकी विज्ञान शिक्षिका, फिर आपके समक्ष आज उपस्थित हुई हूँ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय। पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय और जंतुओं में भी नियंत्रण एवं समन्वय। तो सबसे पहले आज हम लोग पादप के बारे में करेंगे, पौधों के बारे में। पौधे तो एक जगह खड़े रहते हैं, तो क्या वो चलते हैं? क्या उनमें कोई गति है? तो हम लोग गति कहते किसे हैं? जैसे कि हम यहाँ से यहाँ चले, फिर हम यहाँ से यहाँ चले, तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, जिससे कि एक डिस्टेंस जो है कवर्ड हुआ है, यानी कि हमारा स्थान परिवर्तन हुआ है, आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी। पौधे ऐसा काम नहीं कर पाते हैं। तो क्या पौधे गति नहीं करते हैं? ज़रूर करते हैं। या फिर हम एक और तरह का मोशन करते हैं, जैसे हमने सर को ऐसे ऐसे घुमाया, या मैंने हाथ को ऐसे ऐसे किया, फिर अपना हाथ ऐसे नीचे कर लिया। तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, कोई दूरी तो तय नहीं हुई। बस एक बार ऐसे घुमा, एक बार ऐसे घुमा, फिर हम वैसे खड़े हो गए। तो जब भी कोई दूरी तय होगी किसी भी दिशा में, अवश्य दूरी तय होगी। तो यह जो है, यह इसे हम गति कहते हैं। यहाँ भी हम पौधों में
यह गति देखने जा रहे हैं। तो हम आगे आपको बताएं कि क्या हम गति पौधों में कैसे देखते हैं। बहुत ही कॉमन है। आप एक मटर का पौधा देखते हैं, उसका जो प्रतान है वो एक लकड़ी के सहारे बढ़ते जाता है। तो वहाँ पत्ती जो है वो लीफ टेंड्रिल वो कॉइल होकर के गोल गोल घूम के वह उसको लपेट कर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ हम गति देखते हैं। फिर एक और है छुई मुई का पौधा होता है, जिसका पत्ता आप छू दीजिए तो वो सिकुड़ जाएगा, फिर वो छोड़ दीजिए तो वो फिर फैल जाएगा। तो क्या इसमें भी गति हुई? इन सारी बातों को अभी हम लोग ध्यान से अच्छे से सीखेंगे कि पौधों में किस तरह से गति होती है और किस तरह से उनके अंदर रासायनिक समन्वय होता है, और अलग अलग डायरेक्शन में या नॉन डायरेक्शनल ये सब जो मूवमेंट्स होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यह उद्दीपनशीलता, इरिटेबिलिटी जिसको कहते हैं, यह पौधे दिखाते हैं। इसे ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पादपों में समन्वय और नियंत्रण। पौधे कैसे अपने सारे स्टेजेस को पार करते हैं, जड़ निकलना, तना निकलना, फिर उसमें पार्श्व ब्रांचेस निकलना, फूल फल निकलना, बीज निकलना, ये सारे क्रिया, बीज का सूखना, ये सब प्रोसेस जो है इसमें ये किस तरह से होता है, इसे ही हमें सीखना है। अब पौधे का जीवन जो है वो जंतुओं जैसा कठिन नहीं है, वो सरल है। क्यों? क्योंकि उसमें तंत्रिकाओं की जो पूरा एक जाल है, जीवों में उसकी कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है। जीव बहुत डिफ़िकल्ट है, उनका सब कुछ सिस्टम, तंत्रिकाएं हैं, अनेक तरह का ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो वो सब काफ़ी मुश्किल है, जटिल है। जबकि प्लांट्स में सब कुछ बहुत ही सरल है। केवल कुछ गतियां हैं और कुछ अलग दिशा में गति करती है और कुछ अंदर अंदर ही गति करती रहती है, और इस तरह से वो अपना सारा कार्य कर लेती है। और बाह्य उद्दीपन बहुत ही मैटर करता है। जैसा आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो आपको इसकी जानकारी है। तो यहाँ हम केवल सीखेंगे कि बाह्य उद्दीपन, पौधे उसके अनुसार अनुक्रिया करते हैं। जैसा कि मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि मटर का पौधा अपना लीफ टेंड्रिल से कैसे एक लकड़ी के सहारे लपेट लपेट कर वो कितना जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जाता है, उसमें वृद्धि होती जाती है। इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें गति साफ दिखाई पड़ रही है क्योंकि एक लंबा होता चला जा रहा है, हम लोग स्पष्ट देखते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जैसा आपको पता होगा कि एक कोशिकीय जीव भी अपना मूवमेंट्स करके, जैसे एमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, ये सब यूग्लिना वगैरह, फ्लैजिला है, सीलिया है, जिसके कारण वो अपना मूवमेंट करते रहते हैं। तो हम देखे हैं कि एक कोशिकीय जीव भी सक्षम है अब अपना उद्दीपन प्राप्त किए, भोजन प्राप्त किए, तो उसके लिए क्या कार्य करेंगे, थोड़ा मूवमेंट करेंगे, और इस मूवमेंट करके वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या अगर भोजन नहीं है तो उस तरह का उद्दीपन है तो वो अपनी दिशा भी बदलते हैं। ये हम लोगों ने देखा हुआ है। जब हम लोग पाचन कर रहे थे उस समय मैंने आप लोग को दिखलाया था। तो अब हम देखेंगे कि ये मूवमेंट बहुत ही आवश्यक है किसी भी जीव में। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं पौधों में, तो पौधों में एक है वृद्धि प्रेरित, जिसमें वृद्धि होगी। यहाँ आप देखें कि ये डायरेक्शनल होता है, ये किसी दिशा में होगा और इसमें चेंजेस होगा। तो इस तरह की जो वृद्धि प्रेरित गति है इसे हम ट्रॉपिज्म कहते हैं, और इस तरह के मूवमेंट को अनुवर्तनी गति या ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल्स देखिए, प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म। आपको मालूम है कि जो स्टेम है, जो शाखाएं हैं, हरी जो पत्तियां हैं जिस पर लगी हुई, वो हमेशा प्रकाश की ओर जाएगी क्योंकि उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना है। आप लोग देखे होंगे बाथरूम सब के बाहर जो पाइप सब लगा रहता है, उसमें फूट करके
कोई कोई पौधा निकला रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो यह एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और इसमें पेड़, छोटा सा पौधा गमला में लेकर उसको प्रकाश की तरफ एक बंद कमरे में हल्का सा रोशनी खिड़की से आ रहा है उस तरफ आप उसको रख देंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद वो टेढ़ा होकर वो उसके बाहर निकल गया। यह प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है, यानी कि प्रकाश के कारण जिस दिशा से प्रकाश आ रही है उसी दिशा में वो पौधा बढ़ने लगता है। इसका हम लोग बहुत ही एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके बाद है दूसरा आपका गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म। आपको मालूम है कि सभी जो जड़ है, जड़ हमेशा मिट्टी की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ चलती है और ये बढ़ती जाती है। तो इस तरह की जो अनुवर्तन है इसे हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो कोई भी जड़ जो है वो हमेशा ग्रेविटी की ओर ही जाएगी, ज़मीन की ओर ही जाएगी, और जबकि जो तना है वो हमेशा प्रकाश की ओर ही जाता है। ये हम लोग एकदम आराम से अपने आसपास देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा है रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन है केमोट्रॉपिज्म। इसका भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे परागकण जब अब परागन क्रिया के बाद अब वो निषेचन करेगा तो उस समय वो पॉलन ट्यूब एक निकालता है और वह ओव्यूल के पास पहुंचने की कोशिश करता है। तो इस तरह की जो अनुवर्तन है इसे हम रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। इसके बाद देखिए चौथा जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये क्या है? आपको मालूम है कि जड़ जो है वो हमेशा जल के खोज में, पानी की खोज में बढ़ता रहता है। तो ज़मीन में आप देखेंगे जब आप जड़ को उखाड़ेंगे तो धीमे धीमे उखाड़िए, नहीं तो वो टूट जाएगा। धीरे धीरे उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। और वो क्यों वहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि उसने पानी की खोज की है, और जहाँ जहाँ उसको पानी मिला है वहाँ वो जलानुवर्तन करेगा, यानी पानी से उसको दोस्ती है और पानी के पास पहुंचने के लिए वो बढ़ते जाता है। तो इस तरह से ये सब गति करती है। फिर आपको मैंने मटर वाला बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया, स्पर्श अनुवर्तन, यानी कि जो लीफ टेंड्रिल्स हैं वो कॉइल होकर मटर का वो लकड़ी में लपेटते चले जाएंगे और इस तरह से वो बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप नहीं दीजिएगा, वो लकड़ी लगाइएगा, तो फिर वो नहीं बढ़ पाएगा, उसे उतना मिलेगा नहीं सहारा, और सहारा वो खोजते हैं। तो इस तरह से स्पर्श, इसे हम कहते हैं स्पर्श अनुवर्तन, यानी कि थिग्मोट्रॉपिज्म। यहाँ मैंने और नहीं लिखा, और ऐसे हीट से भी युगलिना वगैरह है, कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीव हैं जो तापमान के अनुसार ही भी कार्य करते हैं। तो यह भी एक थर्मोट्रॉपिज्म भी होता है। तो यहाँ आपने सब में देखा गति, और बाहर से उन्हें उद्दीपन मिला और उस उद्दीपन के अनुसार उन्होंने अपना मूवमेंट किया एक दिशा में, और यह दिशिक डायरेक्शनल वृद्धि प्रेरित गति है। इसे हम कहते हैं ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। अब आप दूसरे में आइए, पौधों में रासायनिक समन्वय। अब कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो पौधों में फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, वो वृद्धि एवं उपापचय जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। इसे हम ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं नियामक। क्या कहते हैं? नियामक। इनका कार्य है कि अब केमिकल्स बहुत कम मात्रा में निश्चित स्थान पर उत्सर्जित होते हैं, सिक्रीटेड होते हैं, और इनका लक्ष्य रहता है कोई दूसरा स्थान पौधे का, और वहाँ पर जाकर यह क्रिया करके उसे मदद करते हैं। और इस तरह से जो प्लांट्स का लाइफ साइकिल है, जो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको ये सारे नियामक पूरा करते हैं। तो सबसे प्रथम है ऑक्सिन। आप देखेंगे ये बहुत ही कॉमन है, स्टेम टिप्स पर रहता है, और ये सेल इलोंगेशन। आपको जब मैंने पढ़ाया था जड़ के बारे में तब बताया था कि कैसे स्टेम जड़ का इलोंगेशन होता है, फिर उसका डिफरेंशिएशन होता है,
तो जड़ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर कि बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। तो यहाँ ये ऑक्सिन जो है ये ज़्यादातर स्टेम टिप्स पर रहता है और ये पौधे का इलोंगेशन कराने में बहुत ही यह मदद करता है और पार्श्व शाखाएं भी निकलना इसके कारण होता है। बीज रहित जो भी हम लोग फल उत्पादन करते हैं इसमें ऑक्सिन की भूमिका है। इसके बाद दूसरा आ गया जिबरेलिक एसिड इसको कहते हैं और यह भी सेल इलोंगेशन करने में, सेल डिफरेंशिएशन करने में और बीज रहित फलों के उत्पादन में इसकी भी भूमिका रहती है। अब है तीसरा, आप देखें साइटोकाइनिन। इस वर्ड को पहले आप समझे। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनिन मीन्स उसका डिवीजन। तो अगर एक सेल 2 सेल में परिणत हुआ, माइटोसिस हुआ, वृद्धि हुआ, तो 2 कोशिका बनी। इसमें जो एंड जो प्रोसेस होता है माइटोसिस का, वही हम लोग कहते हैं उसको साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रोसेस भी होता है और यहाँ वो करने वाला जो वो कार्य को करता है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन्स। तो ये मदद करते हैं सेल कोशिका विभाजन में, इनकी बड़ी भूमिका है और इसी कारण कोशिका विभाजन हो पाता है। तो कोशिका विभाजन करना या फिर जीर्णता जैसे बुढ़ापा, तो कोशिकाओं को ये मेंटेन करती है जिससे कि ज़्यादा दिन तक चले और जर्जर ना हो जाए। तो इसमें इनका रोल है। अब है ये एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है इसका कार्य है विगलन होना। जैसे आप पतझड़ के टाइम में देखते हैं कि सारे पत्ते निकल गए पीले होकर, तो ये जो गिर गए सारे के सारे, ये गिरने की जो क्रिया है यह एब्सिसिक एसिड के कारण यह विगलन की क्रिया हो पाती है। और ये है इथिलीन। इथिलीन जो है ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फल पक जाते हैं तो बागीचे में एक बहुत ही सुंदर खुशबू आती, मीठी खुशबू फल की आती रहती है, तो वहाँ ये गैस निकलने लगती है। इथिलीन गैस एक बहुत ही सुंदर सुगंध वाली गैस है और इससे फल पकने में तेजी से आती है और आप वहाँ जाएंगे तो आपको महसूस होगा एक सुगंध फल पकने की, और यह इथिलीन गैस के कारण होता है। तो इन सब में आपने देखा कि रासायनिक ये सब हमारे फाइटो हार्मोन्स हैं और इनकी मदद से पौधे के जितने चरण हैं वो सारे संपादित होते हैं। उनका जड़ तना निकलना, उनका दीर्घीकरण होना, उनका डिफरेंशिएशन होना, पार्श्व कलिकाएँ, ब्रांचेस, पत्तियाँ, फूल, फल लगना, पत्ती के अंदर जो इतनी सारी प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ये सारी क्रियाएं होती हैं, इन सब पर भी इनका नियंत्रण रहता है। और फिर जनन क्रिया जो है, पॉलिनेशन है और फिर निषेचन है, इन सब में इनका रोल है। और ये सारे हार्मोन्स आपका पूरा लाइफ साइकिल पौधे का कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे लास्ट, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कुछ नॉन डायरेक्शनल जो बस ऐसे ही है, अपने अंदर ही रिएक्शन करते रहता है, सर्कुलर मोशन करते रहता है। तो इस तरह का भी मूवमेंट्स है जिसे हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल है। आप देखे हैं कि पौधे बहुत सारे जलीय हैं। कैसे पौधे हैं? जल में होते हैं। तो ये जल में जो पौधे होते हैं सड़ते क्यों नहीं हैं? ये टाइटली रहते हैं। तो ये कैसे रहते हैं? तो ये रहते हैं कि पौधे के अंदर उसकी कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाओं के पास आपको पता है प्लांट सेल में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती, राजधानियाँ, उसके चारों तरफ सर्कुलर मूवमेंट्स पानी का चलता रहता है और जिससे कि यह टाइट रहता है। इसे कहते हैं टर्गर प्रेशर और इस प्रोसेस को कहते हैं टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी के कारण सारे पौधे जो पानी में भी हैं वो एकदम टाइटली रहते हैं और अपना सारा कार्य करते रहते हैं और उनका सड़ना गलना नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग बहुत सारा पौधों में नेस्टिक मूवमेंट्स देखते हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल है। आगे और भी आप देखेंगे ये टर्गर प्रेशर और टर्जिडिटी
से किस किस तरह से ये प्रभावित करता है। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल शुरू में ही आपको बतलाया था। यह है आपका, मैंने छोटा सा एक चित्र बनाकर, छुई मुई की ये पत्तियां हैं। इसे अगर मैं छू दूंगी तो ये सारा सिकुड़ जाएगा तुरंत, और फिर मैं छोड़ दूंगी तो ये फिर से पुराने रूप में आ जाएगा। तो ये हमारे स्पर्श की अनुक्रिया हुई और यह मुड़ गया, सिकुड़ गया, छुप गया जैसे, और फिर से जैसे मैंने अपना हाथ छोड़ा तो ये जो है ऐसा फिर से पुनः वापस हो गया। नेस्टिक मूवमेंट्स का और भी इम्पोर्टेंस है कि बहुत सारा ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी हैं जो कि इसी मूवमेंट के द्वारा इंसेक्ट्स को अपने अंदर उसका पाचन कर लेते हैं। तो आपने देखा कि गति इसमें भी बहुत सारी है, और डायरेक्शनल भी है और नॉन डायरेक्शनल भी है। और एक बात है जो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा अभी कह दूं, हाइग्रोस्कोपी है कि कभी पानी ज़्यादा होने से क्रिया होगी और कभी सूखने से। पानी अगर सूखेगी तभी, जैसे कि सीड्स डेहिसेंस हो जाते हैं, सूख जाते हैं तो वो निकलने लगते हैं, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। फिर कलिकाएं बनना और फिर फूल की पत्तियां निकलना, ये सब क्रिया इम्पॉर्टेंट क्रिया है जो नेस्टिक मूवमेंट्स के ही अंतर्गत आता है। तो आगे और भी आप कुछ देखेंगे। तो ये पौधों में रासायनिक समन्वय गति के द्वारा और बिना गति के द्वारा भी दोनों तरह से, कभी भीतर की अनुक्रिया से हुई और कभी बाहर से जो उद्दीपन मिला उसके अनुसार यह कार्य किया है, और इस तरह से यह अपना लाइफ साइकिल पूर्ण करता है। तो ये सारे उद्दीपनों के अनुसार ये अनुक्रिया करता है, इसलिए पौधे भी गति करते हैं, पौधे भी उद्दीपनशीलता दिखलाते हैं। अब हम करने जा रहे हैं जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है। तो यह नियंत्रण एवं समन्वय जंतुओं का थोड़ा जटिल है। ब्रेन चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, उसमें बताया गया था कि पहले कि वो तंत्रिकाओं का जाल है और ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब मिलकर यह कार्य, कई प्रकार के कार्य है, जिसमें कुछ कार्य तो हम लोग ब्रेन से करते हैं और कुछ कार्य जो है सेंसरी नर्व्स, न्यूरॉन्स जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही कर देती है। तो कुछ वैसी क्रियाएं भी है जो बहुत फास्ट है, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन उसको कहते हैं। जैसे आँख में कुछ पड़ गया, तुरंत हम आँख बंद कर लिए, या गरम तवे पर हाथ पड़ गया, तो इस तरह से फिर पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना, ये सब ब्रेन के द्वारा करते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो लेकिन एक और तरह की नियंत्रण एवं समन्वय है, वह है रासायनिक। वो बहुत ही कम मात्रा में हमारे विभिन्न एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसे कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिनके द्वारा वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, वह प्रेरक हैं। वह किसी लक्ष्य वाले अंग जिस पर उसका एक्शन है वहाँ तक वो धीरे धीरे पहुँचते हैं और तब वो काम करते हैं, लेकिन निश्चित काम होता है। तो यह दो प्रकार की इसमें जंतुओं में हम लोग देखते हैं। एक तो है कि बहुत तेज से तंत्रिकाओं के द्वारा हमारा संबंध स्थापित होता है वातावरण से, और दूसरा है कि अंदर में धीमे धीमे जो है प्रेरक, ये बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और यह जो लक्ष्य हमारा अंग है वहाँ तक पहुँचकर यह उस कार्य को संपादित करते हैं। तो यह एक दूसरे प्रकार का नियंत्रण और समन्वय है। आपको मैं बता दूं कि हमारे अंदर कुछ केमिकल भी रिएक्शंस होते रहते हैं, जैसा आप जानते ही हैं। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंजाइम्स जो है, वह भी एक रासायनिक क्रियाएं हैं, और विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब भी बहुत ही अल्प मात्रा में रहते हैं और इनका भी कार्य है।
ये भी रासायनिक ही एक तरह से कंट्रोल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा हार्मोन्स। तो हमारा ये बॉडी जो है यह बहुत सारा इसके अंदर केमिस्ट्री है, यह भी हमें जानना है कि हमारे अंदर किस तरह से विभिन्न रासायनिक समन्वय होते रहते हैं। तो आइए अब हम रासायनिक समन्वय कौन कौन से अंग हैं जो हार्मोन्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उसमें से किस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, उनका क्या कार्य है, यह अब हम सीखेंगे। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। हार्मोन्स जो हैं वह अति अल्प मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलीज होते हैं और उनका डिफरेंट हार्मोन्स जो रिलीज़ करते हैं अलग अलग जगह से, उनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो आप चित्र देखें, अपनी किताब खोलें और उसमें चित्र को देखें कि आपके किताब में ये चित्र बनाया हुआ है कि एंडोक्राइन ग्रंथियां कहाँ कहाँ पर है। ऐसे आपको बताया गया है कि ब्रेन में जो एक गुहा है उसे कहते हैं स्फिग्नॉइड कैविटी। क्या कहते हैं? स्फिग्नॉइड कैविटी, जो कड़ी हड्डी की है उसके अंदर यह ग्रूव के अंदर है और एक स्टॉक के द्वारा यह उसके अंदर लगा हुआ है। इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यह हमारा मास्टर ग्लैंड है। ये क्या है? ये मास्टर ग्लैंड है। तो आप फिर से समझिए कि यह एक स्फिग्नॉइड कैविटी के अंदर ब्रेन में अवस्थित है और एक स्टॉक है, इन्फंडिबुलम उसे कहते हैं, जिसके द्वारा ये लगा हुआ है छोटा सा, और इस तरफ ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस से भी अटैच्ड है। इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि यह सारे अंगों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का यह काम करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मुख्यतया यह कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन्स। कोई बहुत ही मोटा ताज़ा लंबा बड़ा सा हो जाता है बियॉन्ड अपने साइज से, उसे हम कहते हैं कि वो गाइगेंटिज्म हो गया। यानी अगर इस हार्मोन्स का अधिक रिलीज होगा तो वो गाइगेंटिज्म हो जाएगा। अगर बहुत ही कम, कुछ आप नाटे लोग भी देखेंगे 3-4 फीट के 2 फीट के बौना, तो वो है डॉर्फिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके हड्डी मांसपेशियाँ ये सब बनाने के लिए। आपके शरीर की साइज़ कितनी होगी, क्योंकि हम मनुष्य का शरीर पौधों की तरह से अनवरत नहीं बढ़ते रहता है, तो इसका एक फिक्स संगठन है बहुत ही स्ट्रिक्ट, उसी के अंदर उसका शरीर का बनावट रहना चाहिए, अन्यथा वह एक बीमार कहलाएगा या कुछ सारी उसमें गड़बड़ियाँ विकृतियाँ रहेंगी। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स है। दूसरा है मेलाटोनिन। ये हमारे जो है यह पिगमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह स्किन में कलर देने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में भी आगे आप पढ़ेंगे कि इसका कितना महत्व है। अब है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है महिलाओं में जो दुग्ध का स्तनपान कराती है माताएं, तो वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण उनके अंदर दूध बनना शुरू होता है जब बच्चे का प्रसव होता है उसके बाद। तो यह हार्मोन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक दूसरा, ये भी आप उत्सर्जन तंत्र जब पढ़ रहे थे तो आप पढ़े थे वासोप्रेसिन। यह जो मूत्र की मात्रा जो है वह जितना होना चाहिए उसमें ज़्यादा पानी ना निकल जाए, इसके लिए वाटर रीएब्जॉर्प्शन करना आपने सीखा था कि वो ट्यूब्यूल जो लंबा सा जो है नेफ्रॉन, उसमें लगातार वाटर भी जो एक्सेस चला गया है कुछ खनिज लवण वगैरह उसको वापस वह खून में लाते रहता है। इसके लिए जो हार्मोन्स है इसे हम कहते हैं वासोप्रेसिन। तो आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितना महत्वपूर्ण ग्लैंड है मस्तिष्क में, और ये डिफरेंट सारे ऑर्गेन्स यानी कि साइज, हाइट, वेट, कलर, बच्चा होना और मूत्र का कंट्रोल करना, ये सब कार्य ये करता है। अब दूसरा है थायराइड ग्लैंड। आपके ट्रैकिया श्वास नली पर आपने देखा होगा कि एक बटरफ्लाई जैसा एक स्ट्रक्चर है जो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज़ करता है थायरॉक्सिन। इसमें आयोडीन की मात्रा रहती है जिससे
मेटाबॉलिज्म और शरीर का वृद्धि विकास बहुत ही इसका रोल होता है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो गॉइटर घेंगा रोग होगा, और यह देखा जाता है कि जहां आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं वहां पर इस तरह की विकृतियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोई भी नमक आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है आयोडाइज सॉल्ट। कभी कभी हम लोग इंड्यूस भी करते हैं थायरॉक्सिन को, तो उस समय गलगंड होने का या गॉइटर जिसे कहते हैं घेंगा रोग, यह भी हो सकता है। थायरॉक्सिन को आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किया जाता है, क्योंकि जनरल मेटाबॉलिज्म के लिए कभी गड़बड़ी होने के कारण तो उस समय देखा जाता है कि गले में घेंगा जैसा गलगंड जिसको कहते हैं गॉइटर की संभावना रहती है। और ये पहाड़ी एरिया में नेचुरली, ये एंडेमिक भी इसे हम कह सकते हैं कि पहाड़ी एरिया में नमक में आयोडीन युक्त नमक नहीं रहता है, लोग गरीब भी रहते हैं या जानते भी नहीं हैं, और या फिर वहाँ के वातावरण में नहीं है, तो वहाँ के लोगों में देखा जाता है यह बीमारी नेचुरली। तो एक तरह से ये एंडेमिक यानी क्षेत्रीय कारण भी इसका हो सकता है। समंदर के एरिया में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ यह बीमारी काफ़ी कम देखी जाती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वन पेयर ऑफ सीड जैसा स्ट्रक्चर है, और इसका काम है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेटेड रखना। इसका ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करना। ये वन पेयर है, सीड लाइक स्ट्रक्चर रहता है पैराथायरॉयड, और इसका यही काम है। अब चौथा देखिए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। जैसे मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि पैनक्रियास जो है उसका दो काम है। दो काम क्या है? एक काम तो है कि वो एक्सोक्राइन है, यानी गैस्ट्रिक जूसेस वो पैनक्रियाटिक जूसेस वो सिक्रीट करता है, जो पक्वाशय में पाचन की बड़ी भूमिका करता है। लेकिन इसका दूसरा भी काम है कि यह एक हार्मोन इंसुलिन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, यह सिक्रीट करता है। तो उसकी कुछ कोशिकाएं उस काम को करती है। उसी कोशिकाओं को, ग्रुप को, समूह को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास कहते हैं। यह अंतःस्रावी है, तो यानी पैनक्रियास दोनों है, अंतःस्रावी भी और एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन दोनों वो है। और ये इंसुलिन हार्मोन जो हमारा ब्लड शुगर है, ब्लड ग्लूकोज जो है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करने में इंसुलिन की बड़ी भूमिका है। और इसकी कमी से बहुत ही कॉमन रोग है डायबिटीज़ मेलिटस होने की संभावना रहती है। और इसलिए हमारा इंसुलिन हार्मोन्स रेगुलेटेड रहना और हमारा ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड में अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा, सॉल्युबल होगा, तो हमारे यूरिन से निकलने लगेगा। तो ये चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ही इंसुलिन हार्मोन की आवश्यकता है। अब पांचवा आप देखें, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर, एक जोड़ी किडनी है और दोनों किडनी के ऊपर एक छोटी सी रचना है एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि किडनी में दो भाग है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स का क्या काम है? कॉर्टेक्स का काम है, दो तरह के कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम से ही पता चल रहा है आपको कि मेनली जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है इसमें इसकी भूमिका है। और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो है वह जो मिनरल्स, जो बहुत ही श्लेष मात्र जो विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन इसकी बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका है, क्योंकि एंजाइम्स और हार्मोन्स ये सब बनाने में वो मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको जो रेगुलेट करता है जो हार्मोन, उसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। इसके बाद जो मेडुला पार्ट है हमारे किडनी का, उसका सबसे प्रमुख काम है एड्रेनलिन। जैसे कि हमको एग्ज़ाम देने जाना है तो हमको बहुत डर लग रहा है, तो मेरा जीभ सूख रहा है, हमको प्यास भी लग रहा है, फिर खाना भी नहीं खाया जा रहा है, हाथ में पसीना आ रहा है, ये सब बहुत कॉमन है। तो एंग्जाइटी होना, फियर होना, डर होना, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छा एग्ज़ाम दे लेते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कोई सांप या बिच्छू ये सब आ गया घर में एकाएक, तो हम लोग बहुत डर जाते हैं।
उस समय हम लोग या तो उसको मार देते हैं या डर के मारे भागते हैं। तो एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, या तो हम फाइट करेंगे या तो हम भाग जाएंगे। तो फ्लाइट और फाइट जो बीच में है उसके लिए एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हमारे अंदर जितनी भी एंजाइटी, फियर, उसमें सडन रश ऑफ ब्लड होता है तो हमारे आंखें लाल हो जाती है, गाल, ये सब, और हम बहुत तेज़ से दौड़ने भागने लगते हैं और ऐसी काम भी कर लेते हैं जो नॉर्मली हम नहीं कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं गोनाड्स। मेल फीमेल दो अलग अलग प्राणी हैं हम लोग। तो मेल का काम अलग है, फीमेल का काम अलग है। तो यह संबंधित है हमारे रिप्रोडक्शन से, प्रजनन से। और प्रजनन के लिए जो महिलाओं में ओवरी है, जिससे कि हमारा क्या क्या हार्मोन्स निकलेगा, तो एस्ट्रोजन इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरॉन जो पोषण करता है, और रिलैक्सिन जो जब प्रसव होता है उस समय मांसपेशियों में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है जो बच्चे का प्रसव कराने में मदद करता है। तो यह एग्स का निर्माण करना यह एस्ट्रोजन का काम है, और प्रोजेस्टेरॉन नॉरिशमेंट करने का, और रिलैक्सिन जो है वो बर्थ के टाइम में काम करता है। टेस्टिस मेल हार्मोन जो मुख्यतया है टेस्टोस्टेरोन या स्पर्म बनाता है, और ये स्पर्म और यहाँ ये एग, इसी के फर्टिलाइजेशन से हमारा ऑफस्प्रिंग्स पैदा होगा। तो यह मुख्य ये दोनों हार्मोन है जो कि निषेचन कराने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह एग्स और इधर ये स्पर्म। इसको आप आगे जब आप पढ़ेंगे जनन क्रिया तब हम इसको डिटेल में आपको सिखाएंगे, आप उस समय सीखेंगे। तो अब है कि आपने जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय जो केमिकल है उसे हम लोग सीख लिए हैं, और इसका जो है हमारे बॉडी में किस प्रकार से ये प्रेरक है। बहुत ही अल्प मात्रा में ये केमिकल्स हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से लक्ष्य अंग पर जाकर ये प्रभावित करते हैं। तो हमारा जीवन क्या है, बच्चे से बड़ा होना। तो एडोलेसेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है जिसमें हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारा पुरुष और स्त्री का रूप काफ़ी स्पष्ट होता है, सब हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। और फिर हम अलग अलग कार्य, अलग अलग जो मनुष्य जन्म में जो स्त्री का कार्य है और जो पुरुष का कार्य है, ये सारा कुछ संपादित होता है। तो लाइफ साइकिल में ऑफस्प्रिंग्स होना, संतति प्राप्त करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो इन सारे स्टेजेस में अगर वृद्धि विकास आपका सही नहीं होगा, आपके अंदर सब कुछ समय से नहीं होगा, तो आप आगे चलकर जो है अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय अति आवश्यक है। तो आप लोग इसका चित्र देखेंगे और अच्छे से इसको और भी समझेंगे, अपनी किताब को देखकर इस पर क्वेश्चंस बनाएंगे कि किस हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से निकलता है और उसके मुख्य। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।